नाज़रीन, सियासत है ये साजिश के साथ मुईद पीरजादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के मुमताज सहाफ़ी और एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। आज लाहौर में क्या कुछ हुआ, लाहौर बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, हजारों लोग बाहर निकले, जुज़वी तौर पर बाजार खुले थे, कितने बंद थे, इस पर कॉमेंट करने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कुछ हुआ वो आपने टेलीविजन कैमराज पे देख लिया। आप अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं कि आप समझना चाहते हैं कि आज जो कुछ हुआ फैसलाबाद और कराची के बाद लाहौर को जिस तरह से बंद किया गया, मुकम्मल या जुज़वी, उसका सियासी इम्पैक्ट क्या है और इसके नतीजे में हुकूमत यानी PMLN और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान आगे किस किस्म की बातचीत, मुज़ाकरात या सियासी मसलहत या नेगोशिएशन जो है वो निकल पाएगी। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। फवाद, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल आपसे यह, चूंकि मैंने बाकी बहुत से पाकिस्तान के लोगों की तरह मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे आज लाहौर के मनाजिर सुबह से देखने शुरू किए। मेरा अपना एक व्यू है, लेकिन वो टेलीविजन के कैमरे की मदद से है। आप लाहौर में ऑन ग्राउंड मौजूद थे, आपका क्या व्यू है कि ये जो आज की हड़ताल थी, जो स्ट्राइक थी, जो बंद था, इसको आप कामयाब कहेंगे या नाकाम कहेंगे? सबसे पहले तो एक टेस्ट तय करें ना कि क्या टेस्ट होगा कि ये कामयाब थी हड़ताल या नाकाम थी। तो मेरे नजदीक जो टेस्ट है वो दो क्या करें, टेस्ट रखें, एक टेस्ट रखें ना कि वो टेस्ट कामयाब है या नहीं है। पहला टेस्ट ये है कि जो की एरियाज हैं, मार्केट एरियाज हैं, की बिजनेस एरियाज हैं, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, और दूसरा मीडिया ने उसका इंपैक्ट लिया या नहीं लिया। अब मीडिया इंपैक्ट पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है आपको पता है और कुछ चला ही नहीं। सिडनी में इतना बड़ा वाकया हो गया, पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं चला, तो मीडिया इंपैक्ट तो हो गया तय। अब आप देखें कि जो की बिजनेस एरियाज हैं लाहौर के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले DHA है, जहां आप एयरपोर्ट से उतरते हैं और इधर आते हैं। आगे चलते हैं लिबर्टी है, उसके बाद माल रोड है, उसके बाद शालमी है, फिर आता है आपका मुगलपुरा आ जाता है, इसी तरह से अंदरूने लाहौर आ जाता है, फिर शाहदरा आ जाता है। अच्छा, अब ये तमाम एरियाज हैं जहां पे हड़ताल हुई, और अंदरूने शहर जो लाहौर है उस पे क्योंकि PTI की इतनी तवज्जो भी नहीं थी, इमरान खान उधर गए भी नहीं, उधर हड़ताल नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा तमाम जो की एरियाज हैं लाहौर के वो मुकम्मल बंद रहे, और इमरान खान ने माल रोड के ऊपर बहुत बड़ा इज्तिमा किया। अच्छा, अब इसकी एक और भी बहुत बड़ी अहमियत है, लाहौर शहर में हड़ताल का रवाज नहीं है। 1977 के बाद जब PNA ने एक हड़ताल की थी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के उस मूवमेंट में, उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके बाद लाहौर की तारीख में इस तरह की हड़ताल हुई ही नहीं है। बड़ी ही नई बात थी। अच्छा, अब आप देखें इमरान खान का जो कद है उसका जरा आप अंदाजा लगाएं। वही आखिरी पॉइंट से मैं ये करना चाह रहा था, आप उसके कद का ये अंदाजा लगाएं कि इमरान खान MQM जो है उसको कराची में हड़ताल जब करनी होती है, उनको देखें क्या कुछ करना पड़ता है। वहां एक हैरेसमेंट होती है, फायरिंगें होती हैं, कई दफा बंदे उठाए जाते हैं, फिर जाके कराची बंद होता है। इमरान खान के आप कद का अंदाजा लगाएं कि वो कोई एक गोली नहीं चलती, कोई एक बंदा वहां पे पर्ची नहीं भेजता, वो कहता है फैसलाबाद बंद होना चाहिए, फैसलाबाद बंद हो जाता है, कराची बंद हो जाता है, लाहौर बंद हो जाता है। सो उनका जो सियासी कद है वो तो अनडिस्प्यूटेडली बहुत मुझे फवाद, ठीक है, मैं आपका मौकफ आ गया सारा सामने, जरा मुझे हारून रशीद साहब को इसमें लेके आने चाहिए। हारून साहब, आपने बड़ी हड़तालें देखी होंगी, बड़ी स्ट्राइक्स देखी, बड़ी आपने तहरीकें और कैंपेन्स देखी अपनी जिंदगी के अंदर, इससे कोई इनकार नहीं है। आज का जो लाहौर का बंद करने का PTI का एक पुरअमन यानी जलवा है या मुजाहरा है, इसे आप कैसे असेस करते हैं, इसकी सियासी अहमियत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, गुजारे ये है कि इसमें एक और उसूल है पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप पॉपुलेशन के एक हिस्से को प्रवोक कर लें तो आप गवर्न नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मेजॉरिटी की हमायत जरूरी होती ही नहीं है। अगर आपके लोग मुतहर्रक हैं, लाहौर में 10-20 हजार भी इमरान खान के तो बहुत ज्यादा मुतहर्रक थे, 2-4 हजार भी अगर बहुत मुतहर्रक हो तो शायद बंद हो सकता है। और जो मार्केटें बंद नहीं हुई, अगर इनके डंडा बरदार जाते तो वो भी बंद हो जाती, मगर इन्होंने इत्तेदाल की पॉलिसी रखी, अच्छा किया, बहुत ज्यादा तशद्दुद नहीं किया। जितना किया है, यानी जितना दबाव, सारी तशद्दुद नहीं दबाव, जितना दबाव रखा है उसमें भी खान साहब को बार बार माजरत करनी पड़ी, इसलिए कि लोगों को मसाइल होते हैं। हड़ताल ये हर पैमाने से कामयाब है। ये आज की हड़ताल भी मैंने देखी, 77 की देखी, बीच में एक दफा नवाज शरीफ साहब ने कॉल दी थी, बड़ी मुश्किल से वो शहर बंद करा पाए थे। तो ये बिल्कुल कामयाब हड़ताल है, और शहर ने ये कहा कि धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, बहुत बड़े हिस्से ने कहा, और बहुत दबाव आ गया हुकूमत को,
बाकी खुद फरेबी की बात दूसरी, अगर कोई कहता कि नहीं हुई तो उसकी मर्जी। अच्छा हारून साहब, मैं इस नुक्ते पे आपको लेके आना चाहूंगा जो फवाद ने कहा कि हड़ताल भी हुई, बंद भी हो गया शहर, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो कुछ हुआ पुरअमन तरीके से हुआ। ये सही है कि बाज जगहों पे जर्नलिस्ट के साथ या सहाफियों से बदतमीजी हो गई, बाज जगह कोई भी नहीं हुई बदतमीजी, कोई बदतमीजी नहीं हुई, ऐसे ही ड्रामा किया। अच्छा, या बाज जगह पे एम्बुलेंसेज जो है कोई नहीं हुई बदतमीजी। अच्छा, थोड़े बहुत होता है, वो रोज उनके खिलाफ कंपेन करते हैं। मैंने शकील साहब से कहा था आपकी कंपेन काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, रोज 6 खबरें छापते हैं, रोज उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो। जाहिर है उनके लोगों के जज्बात मजरू हैं और उनका एक डिफेंस है, वो कहते हैं मत आए हमारी कवरेज करने के लिए, हमने आपको नहीं बुलाया। लेकिन हारून साहब ये बात तो नहीं है ना, अगर सना मिर्जा या अमीन हफीज की अगर आपको किसी चैनल की कवरेज पसंद नहीं है तो आप चैनल बदल सकते हैं, आप उनको मारधाड़ तो उनके साथ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो बड़ी जाती है। तो देखिए, मैं तो उनकी राय बता रहा हूँ, मुझे इजाजत दें, मैं उनके मौका बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कोई बड़े वाकयात नहीं हुए। वो मैं जब टीवी का आदमी होता है तो उसको बहुत ही बार बार वो इमेजेस दिखा के दबाव बढ़ा दिया जाता है नफसियाती। बात यह है कि ये हर लिहाज से कामयाब हड़ताल है। मैं हारून साहब मैं इससे थोड़ा सा आगे जाना चाह रहा हूँ। कामयाब है, इसकी कामयाबी की बहुत बड़ी एक और जो खूबी है वो ये है कि ये पुरअमन भी है। हारून साहब, ये पुरअमन भी है, पुरअमन है, ये बड़ी अचीवमेंट है, ये बड़ी अचीवमेंट है। उस तरह से ऐसा तशद्दुद नहीं किया जितने मुश्तिल है उनके कारकुन। अच्छा हारून साहब, लेकिन जरा आगे आइए ना, चले मैं फवाद को इसमें लेके आता हूं। फवाद, एक बुनियादी सवाल है कि फैसलाबाद के बाद कराची के बाद लाहौर, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि हुकूमत इस अवाम के पैगाम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेजिस्टेंस को अभी भी एक्सेप्ट करने से जो है वो आरी नजर आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए मोहित, पहली बात तो यह है कि यही तो अलमिया है पाकिस्तान की जमहूरियत का, पहली बार भी नहीं हो रहा। और यही बात होती है जो जमहूरियत को, जब हम कहते हैं कि एक डेवलप्ड जमहूरियत या क्वालिटी डेमोक्रेसी और एक कह लें कि एक ऐसी जमहूरियत जिसमें क्वालिटी नहीं है, फर्क ही है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिकग्नाइज करना और कॉन्फ्लिक्ट के हल की तरफ जाना, ये एक बुनियादी शर्त है जमहूरियत की। अभी आज देखें कि जो तहरीक इंसाफ का, जिस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इन बेचारों के पास तो उस तरह की वेपन्स की या बदमाशी की कैपेसिटी नहीं है। इनके पास तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इनके लड़के जो हैं वो लड़कियों को छेड़ सकते हैं, वो उन्होंने वहां पे किया, बदतमीजी की हर जगह, वो एक बात है। इसके अलावा लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन आपको इमरान खान की जो इंक्लूजन है उसके बगैर ये सिस्टम चल नहीं पाएगा। मेरी जो हंच है, जो बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि कोई भी, जिस तरह हारून रशीद साहब ने अभी बात की कि मेजॉरिटी होना जरूरी नहीं होता डिस्टर्ब करने के लिए, एक बहुत मुतहर्रिक मिनॉरिटी भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। और इसमें किसी को कोई शुबा ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक इतनी बड़ी सियासी कुव्वत है जो इस सिस्टम को तलपट कर सकने की सलाहियत रखते हैं, और उन्होंने वो जाहिर भी कर दी है। अब आपने देखे स्टेप्स देखे, हुआ क्या, उन्होंने हुकूमत को कहा पहले कि आप ये धांधली की तहकीकात कराएं, हुकूमत ने नहीं कराई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, उन्होंने नहीं कराई। पार्लियामेंट को कहा, नहीं कराई। अब वो हड़तालों पे चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप वायलेंस हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में वायलेंस के बगैर कोई चीज करने को तैयार नहीं है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है जमहूरियत का भी और बाकी चीजों का। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कैपेसिटी का मुजाहिरा ही नहीं करना, रिजॉल्व नहीं करना है, जरा बड़ी देखिए हमारी दिलचस्पी की बात यह है हारून साहब कि आप हमारे साथ हैं और आपने पाकिस्तान की तारीख के बड़े अदवार देखे हैं, वो तमाम चीजें जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। हमने क्या, आज तो बहुत सी ऐसी पाकिस्तान की जनरेशन है जिसने चीजें बहुत दूर से सुनी है, ये किताबों में पढ़ी हैं या उसको टेलीविजन से पता चलता है। हारून साहब, आज 15 दिसंबर की रात है, कल 16 दिसंबर का दिन है जिसे पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन कहा जाता है, जो पाकिस्तान दोलख्त हो गया और हम अपने सियासी मसाइल का सियासी हल जो है वो नहीं निकाल सके। एक बार फिर हम देखते हैं हारून साहब कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, वो सियासी मसाइल का सियासी हल नहीं निकाल पा रही। कभी कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन के रास्ते में आर्टिकल 225 है, सुप्रीम कोर्ट हमें बताया जाता है कि वो नहीं मान रही, वो इसमें नहीं पढ़ना चाहती, फौज इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहती, बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी कुछ और करना चाहती है, ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के निज़ाम सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है, इतनी ज़हनी सलाहियत ही नहीं है कि सियासी मसलों का सियासी हल निकाल सकें। मेरे ख्याल आपने जरा मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं। मिजाज नहीं है, हम कह सकते हैं मिजाज कौमों के सदियों में बनते हैं। हमारा हुक्मरानी का तस्वर यह है कि हमारी बात मानी जाए, हम ओवरऑल रिजिड हैं और इन्फीरियरिटी है, हम शिकस्त का तस्वर नहीं रखते, हालांकि इसमें फतह शिकस्त नहीं होती। अगर हिकमत से काम ले, जरा भी मियां नवाज शरीफ अब वो खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए। इमरान खान बार बार अब इशारा दे रहे हैं, पीछे भी हटे उनके इस्तीफे से,
बात करने के लिए तैयार हैं। इसको हैंडल किया जा सकता है। एक तो ये तल्ख बयानबाजी बंद करें, और बहुत ही बचकाना बयानबाजी है। ख्वाजा साद रफी कहते हैं बाल ठाकरे है और झूठा है और मनहूस है, भेड़िए। तो इसको भेड़िए, इस तरह के लफ्ज जो है वो भी करें, और ये भी शेख रशीद की जुबान बंद करें जिन्होंने कहा जो हमसे पंगा लेगा उसको उड़ा के रख देंगे। भाई उसके एक आदमी है, उसके जाती मकासद है। आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी नई आपने फॉलोइंग पैदा की है, तो दोनों लीडरों की जिम्मेदारी है। इंडिया हमारा पड़ोसी है, दहशतगर्दी का मसला है, मुल्क की मईशत खराब है, तो ये मिजाज का मसला है और मीडिया को और सिविल सोसाइटी को इन पर दबाव डालना चाहिए। हारून साहब, आपने सुना कि फवाद ने कहा कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजाम के अंदर लाए बगैर निजाम चल नहीं पाएगा। क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। बिल्कुल 100% मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ। इतनी बड़ी सियासी कुव्वत को, यानी अपोजिशन है वही, उसको साथ लगाए, मैं इसमें इजाफा ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात इन्होंने कही। चला नाज़रीन, यहां पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब तक तो हमने जो चीज उठाई वो ये कि लाहौर में जो आज फैसलाबाद के बाद और कराची के बाद लाहौर बंद करने का जो मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो कामयाब था या नहीं कामयाब था। और आपने देखा कि अक्सर एक राय यही है कि ये बहुत ही एक कामयाब सियासी ताकत का मुजाहरा था। लेकिन सवाल यह है कि अब हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात या सुलह या तस्फिया या नेगोशिएशन किन बुनियादियों पर हो सकता है, और जो बुनियादी फंडामेंटल मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन 2013 का एक मुकम्मल, भरपूर, ट्रांसपेरेंट, साफ और शफाफ ऑडिट करवाया जाए, वो आखिर मुमकिन हो पाएगा या नहीं मुमकिन हो पाएगा, और उसके रास्ते में क्या रुकावटें हैं, कैसे उसको तय किया जा सकता है। ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करें। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मैं आपको बताता चला जाऊं कि कल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है वो जहांगीर तरीन साहब की रेजिडेंस पे इस्लामाबाद में होगा। जहांगीर तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जहांगीर तरीन साहब, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फवाद चौधरी साहब और हारून रशीद साहब जो हैं वो भी सुन रहे हैं और वो भी इन सवालात में, इस डिस्कशन में शामिल होना चाहेंगे। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि हमने अपने प्रोग्राम में आज से 2 या 3 दिन पहले यह दावा किया था, जो सही साबित हुआ, अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गालिबन जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले में नहीं पड़ना चाहती, बिकॉज उनको शक है कि इसके बाद उनको ब्लेम किया जाएगा। बहरहाल वो इस मसले को समझते हैं कि ये ओवरटली पॉलिटिकल है। अब आपकी ऑप्शंस हैं क्या? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हुकूमत ने 13 अगस्त को खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि जी आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, वो ये जाके देखे कि जी क्या इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के वो सही हैं या गलत है। इस तरह के खत के ऊपर तो जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब देना ही नहीं था, और वाकई उन्होंने 3-4 महीने जवाब नहीं दिया। इसीलिए जब हम बैठे थे अपनी इब्तदाई निशिस्तों पे डार साहब के साथ, जब धरना कंटिन्यू जब शुरू हुआ था, उसमें फिर हमने यही सोचा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे बनाने में शायद वो हिचकिचाए, इसलिए एक नया ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट करेंगे दोनों पार्टीज, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट को कि वो 3 जजेस नामजद करें, चीफ जस्टिस साहब, जो एक जुडिशल कमीशन बनाए, और क्योंकि उनका TOR और उनका काम करने का तरीका वाज़ेह होगा ऑर्डिनेंस में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट फिर। अच्छा जहांगीर साहब, आपके इस जवाब से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि बुनियादी तौर पर आप ये समझते हैं कि हुकूमत ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ठीक नहीं रखे, और अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दोबारा से डिफाइन किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट को शायद आमादा किया जा सकता है। लेकिन मुझे दूसरा अहम सवाल था इस पहले सवाल के ऊपर। पहले बात तो यह है कि मुझे ये हमेशा ये लगता है कि तहरीक इंसाफ अपने जो बड़े बड़े मोटिव्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन वो डिटेल्स में काम नहीं करते, और अक्सर उनको नहीं पता होता कि जब इसकी डिटेल्स होंगी तो कैसे होंगी। मसलन जहांगीर तरीन साहब का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब नहीं दिया, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 225 के तहत ऑलमोस्ट यही जजमेंट जो परसों आई है, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कहते हैं हम नहीं कर सकते।
जो ऑर्डिनेंस की बात ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत को इसको फौरन मान जाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑर्डिनेंस लाएंगे कोई भी वकील जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा और कहेगा कि आर्टिकल 225 को आप ऑर्डिनेंस से कैसे खत्म कर सकते हैं। लिहाजा एक नई लिटिगेशन शुरू हो जाएगी जिसमें कि तहरीक इंसाफ को लंबे अरसे तक उलझाई रखेंगे और ये सारा इनका मामला जो है खत्म हो जाएगा। मैंने जिस तरह से पहले भी अर्ज की थी कि जी सर, देखिए इस पे जरा हारून साहब को मिले। हारून साहब, जहांगीर साहब जरा मुझे एक मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर मैं हारून साहब को भी इसमें ला रहा हूं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए हारून साहब, फवाद ने जो पॉइंट रेज किया, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके रिप्रेजेंटेटिव जहांगीर तरीन साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन के ऊपर हैं, ये लोग अपना होमवर्क कभी भी मुकम्मल नहीं करते। ऑर्डिनेंस आएगा, कोई वकील उठेगा, उसको खड़ा कर दिया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा कि आर्टिकल 225 के खिलाफ ऑर्डिनेंस गलत लाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होमवर्क ठीक नहीं करती, क्या समझते हैं आप? नहीं, वो होमवर्क तो खैर सारी पार्टियां ठीक नहीं करती, तहरीक इंसाफ जरा ज्यादा कमजोर है। आई बैक टू डिसएग्री, मैं माहिर कानून नहीं हूँ, फवाद साहब हैं, मगर मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियां इत्तेफाक कर लेंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे गवारा करेगी, क्योंकि ये आम हालात नहीं है। जब बड़ा चैलेंज होता है तो फिर फैसले और तरह से होते हैं। तरीन साहब, आप बड़े लकी हैं कि हारून रशीद साहब ने आपकी तरफदारी कर दी है। बड़ी मुश्किल से होता है ऐसा, लेकिन जवाब आप दें मेरे सवाल का। नहीं, हारून साहब ने बड़ी सही बात की है, मगर मैं फवाद साहब को जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी मैं इस बात को जो आपने की है ना कि हम डिटेल में नहीं जाते, मैं इसको आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो तमाम नेगोशिएशन हुकूमत के साथ हुई थी उसमें हमने एक पूरा पेपर तैयार किया था जिसमें हम हर डिटेल में गए थे। मैंने घंटों वकीलों के साथ बैठ के पर्सनली हर डिटेल में इन्वेस्टिगेट भी किया था, वकीलों के सवालात भी पूछे थे, पूरी पैनल बिठाई थी, और जितने भी आपने अभी तक बातें की हैं उसमें से हमने एक एक बात को डिटेल में डिस्कस किया था, प्रोज और कॉन्स को भी। जहां तक आपका बुनियादी बात है 225 वाली, वो बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन है, और हमने बाकायदा हुकूमत को एक पेजर दिया था, जो लीगल ओपिनियन था हमारी वकीलों की पैनल का। 225 लागू है। एक कैंडिडेट जो हार गया वो पिटीशन करता है दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ जो जीत गया, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के फैसले पे लागू होती है 225। हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक फैसले की बात नहीं कर रहे, हम एक टोटल रिगिंग ऑफ द नेशनल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिनेंगे नहीं और हम फैसले नहीं देंगे कि जी इस इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ। इसलिए 225 का वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बार है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अलावा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, और 218 की ज्यादा शिक लगेगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो एक इलेक्शन होल्ड करें। जो फवाद साहब स्माइल कर रहे हैं तो इनको मालूम है कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्री फेयर वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जरा रुके फवाद, देखें ये आप भी फवाद इससे पहले लेट मी फिनिश ना, मुझे मौका दें। ये फवाद साहब ने मुझे थोड़ा सा चैलेंज कर दिया, कहते कि हम डिटेल में जाते। मैं हूं ही वो इंसान जो समझता हूं कि द डेविल इज इन द डिटेल, और हम डिटेल तक जाते हैं। उस ऑर्डिनेंस में हमने ये भी चीजें मानी हुई हैं, मतलब हमने और PMLN ने एग्री किया था कि इट विल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, it will have all the powers of X, Y, Z, etc. That is, it is required to investigate the investigation in detail. It will have the powers to call witnesses. It will have the powers to call the election commission के बैलेट पेपर प्रिंट हुए नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, जरा जहांगीर साहब आपका मौकफ आ गया। जहांगीर साहब बड़ा भरपूर मौकफ आपका आ गया। फवाद, आपको, मुझे याद है, पता नहीं आपको याद हो ना हो कि आपने खुद यही दलील एक प्रोग्राम में मेरे साथ दी थी। मैं यही बात करने लगा था कि इतलाक जो है वो इनफरादी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे होता है। अब अपनी दलील से आप दौड़ नहीं सकते। जहांगीर तरीन साहब भी वही दलील दे रहे हैं जो आप पहले देते रहे हैं। मैं यही कहने लगा था कि आप जहांगीर तरीन साहब को खुशी होगी कि इनकी इस दलील के ऊपर तो हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था, और हमने ही ये आर्गुमेंट किया था कि 225 इसलिए अप्लाई नहीं होता कि आपने किया है। लेकिन जिस तरह हारून रशीद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है कि जो सियासत है वो रेगुलेट करती है कानून को, कानून सियासत को रेगुलेट नहीं करता, और सियासत जहां पे एक बड़ी सियासत आ जाए वो उसको करेगी। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट
का जो व्यू है वो ये है कि ये 225 वाला को आप भूल जाएं, इसको भी छोड़ दें, फलाना कानून है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जब दिल होता है, उन्होंने 103 जज उठा के घर भेज दिए, कोई कानून नहीं था, 209 की वायलेशन में थे। जो मेमो कमीशन बना किस कानून के तहत बना, अरसलान इफ्तिखार साहब का कमीशन बना किस कानून के तहत बना। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त व्यू है जजेस का कि इस पॉलिटिकल इंटेंगल में हमें नहीं आना चाहिए। अगर हम एक दफा घुस गए कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं वो, तो आप एक निगोशिएशंस करेंगे, आप उसमें जुडिशियल कमीशन में पहुंचेंगे। इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान की रियासत को नहीं बचाना चाहते। देखिए बात यह है कि आप ऑल्टरनेट फोरम भी कर सकते हैं ना। नेशनल इशू है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सटल इशू है इसमें, बड़ा सटल इशू है। मेरी बात सुन लें जी, मैं जरा चूंकि डिटेल में ज्यादा गया हुआ हूं, क्योंकि मैं इस पेपर में बनाने में तरीन साहब फिर ऐसा करें, हमारे साथ रहें, हमें एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। फवाद, एक नुक्ता है, मैं चाहता हूं जहांगीर तरीन साहब भी इस पे कमेंट करें, लेकिन पहले मैं आपका, क्योंकि मेरे और आपके दरमियान पहले ये बात हो रही थी, मेरा ये व्यू था कि हुकूमत जो है वो सियासी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कह सकती है कि हमने एक कमीशन बनाना है और हमें उस कमीशन को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की खिदमत दरकार है, बिकॉज मसला ट्रस्ट का है, मसला ट्रांसपेरेंसी का है और आवाम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस पे ट्रस्ट करती है, जैसे कि लोग अक़वाम मुत्तहिदा के पास जा सकते हैं। आपका कहना था कि ये मुमकिन नहीं। देखिए मोहित, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू आ चुका है ना सामने। मैं बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन साहब के जो लीगल व्यूज हैं वो तो जैसे हमने पहले कहा, हम एग्री कर रहे हैं उससे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू ये ऐसे ही है कि जैसे मुझे आपसे कोई काम है और आपने मुझे इनकार कर दिया तो फिर मैं किसी बंदे को पकड़ के ले जा रहा हूं, किसी बंदे को पकड़ के ले जा रहा हूं। बात यह है, इससे बेहतर तरीका जो मेरे जहन में आता है वो यही आता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस साहब का फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन नहीं है। तो आप एक वफद बना लें और पहले चीफ जस्टिस साहब से पूछ लें कि जनाब हमने सारे मुज़ाकरात इस बात पे करने हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनना है, तो अगर हम इस पे पहुंच जाएं और आपसे रिक्वेस्ट कर लें तो क्या आप बना देंगे? आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है। अच्छा ठीक जी, तरीन साहब आपका क्या व्यू है? जी मेरा इसमें बड़ी सिंपल व्यू ये है कि एवरी इंस्टीट्यूशन, हर इदारा जो रियासत का होता है वो पब्लिक आई में फंक्शन करता है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मुल्क में चल रही है 2013 के इलेक्शन के बारे में। हमारा एक अपना मौकफ है कि इस इलेक्शन की कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए कि हुआ क्या, कितनी रिगिंग हुई, नहीं हुई तो बता दें। अब उस सारे माहौल में, इतने चार्ज माहौल में, क्या ये आप समझते हैं कि ये पॉसिबल है कि इदारे के लिए कहना कि नहीं जी हम उन्होंने तो कल कहा है, जहांगीर तरीन साहब उन्होंने तो कल कहा है कि हम नहीं कर सकते। नहीं, बाकियों को तो छोड़ ही दें। बाकी ये है कि उन्होंने जो कल जजमेंट दी है उसमें तो हम नहीं कर सकते जी। वो आप ना, उन्होंने वो जजमेंट जो दिया है उसकी मैंने एक ब्रीफ मेरे पास आया है, मैंने खुद ऑर्डर नहीं पढ़ा, मगर उसमें उन्होंने बेसिकली टेक्निकल ग्राउंड कहा है। उन्होंने कहा है दिस ब्रीफ वॉज नॉट वेल आर्ग्यूड, इट वॉज नॉट वेल प्रेजेंटेड, देयर इज आर्टिकल 225 की उन्होंने बात की है, मगर उन्होंने कहा वी हैव व्यूज ऑन दिस विच यू वुड नॉट लाइक टू एक्सप्रेस एट दिस टाइम। ये डिटेल ऑर्डर मेरे पास आ गया है, मैं कल खुद उसका नहीं, आपका सोल्यूशन है क्या जहांगीर साहब? मैं चाहता हूं कि आप आसान जुबान में, मैं नहीं चाह रहा कि हम टेक्निकल चीजों में फंस जाएं, मेरे व्यूअर्स को आसान जुबान में बताएं कि कल आपके मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, आपका आसान जुबान में सोल्यूशन इस वक्त है क्या? आसान जुबान में सोल्यूशन ये है कि जो हमारे एग्रीड पॉइंट्स है, इसके तहत एक नए ऑर्डिनेंस के तहत हम एक कमीशन बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 3 जज दें, जॉइंटली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद उनकी सरबराही करें, वो उनका फैसला होगा। उसके बाद हम उनको पावर्स जो है डिटेल वो साथ बता देंगे कि आपके पास ये पावर्स होंगी, ये आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर सिर्फ हमारी बातचीत रह गई है पीएमएल नून से, और जो हमारी गुज़श्ता शाम मीटिंग हुई थी उसमें हमारी अच्छे माहौल में मीटिंग हुई थी, डार साहब थे और मैं था और 2 हमारे साथ और अपने लोग भी थे पार्टीज के, और हमने ये फैसला किया था कि जी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों पार्टीज के इस मसले को अब हल किया जाए
اور قوم جو ایک جہانگیر ترین صاحب ایک صرف یہ بتا دیجیے گا کہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ 5 تو طے ہو چکے تھے، 5.5 جو آدھا نقطہ جس کے اوپر یہ تھا کہ ٹائم فکس ہوگا اور پاورز، اس کے اوپر بھی اب بات چیت ہو چکی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ہڑتال 18 تاریخ ڈیڈ لاک کس چیز کے اوپر؟ جی ٹائم فکس ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے، 45 دن کا ٹائم تھا، اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں، صرف یہ ہے ڈسکرپشن آف ریگنگ، اس کے اوپر ہم بھی فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہیں، نون بھی فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہے، اور ہم انشاءاللہ کل جب ملیں گے تو ہم اپنے آلٹرنیٹس دیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا ڈیڈ لاک پاکستان تحریک انصاف کا اور پی ایم ایل این کا ریگنگ کی ڈیفینیشن پہ پھنسا ہوا ہے جا کے اس وقت؟ جی آج سے نہیں پھنسا ہوا، پہلے سے پھنسا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اب کل کی میٹنگ میں دونوں پارٹیز نے اس پہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کل شام کی میٹنگ میں ہم اپنا موقف، وہ کچھ فلیکسیبل ہوں گے، کچھ ہم فلیکسیبل ہوں گے، اور میرے خیال میں اگر پی ایم ایل این چاہتی ہے ہم فلیکسیبل ہونے کو بھی تیار ہیں، اگر وہ بھی فلیکسیبل اتنا ہی ہو جتنا وہ کل کہہ رہے تھے، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ جو ہے 1 2 3 دن میں بھی سیٹل ہو سکتا ہے۔ ذرا رک جائیں فواد، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لڈوؤں کے ڈبے لے لیں، مٹھائیاں اکٹھی کر لیں، مطلب کل ڈیفینیشن کا مسئلہ رہ گیا ہے، یہ تو مبارکباد دے دی۔ کیا فواد آپ کو لگ رہا ہے مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے؟ یہ تو بڑی بات جہانگیر ترین صاحب نے کی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ کھانا کتنا اچھا کھلاتے ہیں انہیں۔ کل شام کی میٹنگ میں پتہ لگے گا کہ ہم اس میں کتنی جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں کہنے کا مطلب صرف میرا یہ تھا کہ اس وقت ہم اتنے نزدیک آئے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے سے بہت سی چیزیں ہم نے ایگری کر چکے ہیں نا، آرڈیننس بھی ایگری ہو چکا ہے، سول اینڈ کرمنل پاور بھی ایگری ہو چکی ہے، 45 ڈیز بھی ایگری ہو چکے ہیں، تو صرف یہ رہ گیا ہے ڈیفینیشن آف ریگنگ۔ اس کے اوپر اگر دونوں پارٹی فلیکسیبلٹی دکھائیں تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جہانگیر صاحب یہ بھی ایکسپلین کر دینا ڈیفینیشن کے اوپر کیا جھگڑا ہے، تعریف کے اوپر کیا جھگڑا ہے، یہ بھی بتا دیں ذرا آسان زبان میں۔ دیکھیں میں بڑی کھل کے بتا دیتا ہوں، وہ جو پی ایم ایل نون کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک بات یہ کی جائے کہ جی کیا ایک سازش ہوئی، جس سازش میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں جیتنے سے روکا گیا، اور اس سازش کو پروو کرے صرف، اور سازش کو ڈیفینیٹ پروو کرے۔ مثلا اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ ویڈیو تو ہمارے پاس ہے نہیں، 4 آدمی ایک کمرے میں بیٹھے تھے جنہوں نے یہ سازش کی، کیونکہ سازش تو ہمیشہ بند کمروں میں ہوتی ہے، چھپ کی ہوتی ہے، تو اس کی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ اگر اتنا زیادہ ہو جائے جس سے آپ کو پتہ لگے کہ جی ہاں اس الیکشن کا جو رزلٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہو سکا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آتے ہیں تو میں اور فواد چودھری اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں اور اپنا انالیسس آف کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین، وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جماعت اور پی ایم ایل این کے درمیان اب صرف جو ڈیڈ لاک ہے وہ ریگنگ کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے، اور کل جب یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو وہ امید کرتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کا جو ایک مسئلہ ہے یہ ختم ہو سکے گا اور بات آگے بڑھ سکے گی۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ہنوز دلی دورست ابھی کسی فائنل مذاکرات کے ہونے میں یا کامیابی ہونے میں بہت سے مرحلے باقی رہتے ہیں۔ فواد میرے ساتھ ہیں۔ فواد، میرا خیال ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تحفظات اور جو ریزرویشنز ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوں گی۔ میرے خیال میں تو بہت بڑی رکاوٹ ہوں گی، اور یہی میں آگے جہانگیر ترین صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے سپریم کورٹ کا، تو بجائے اس کے کہ آپ سارے مذاکرات ایک نقطے کے اوپر کریں اور جب آپ لے کے اس کو چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں تو وہ آگے سے کہیں کہ جناب ہم تو اس میں نہیں آئیں گے، تو بجائے اس کے آپ پہلے ہی ان سے ایڈمنسٹریٹولی بات کر لیں کہ اگر ہم آپ کے پاس لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو کمیشن ہے یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تو نہیں بنایا جا رہا، یہ تو جو انکوائریز آف کمیشن ایکٹ ہے حکومت کا مینڈیٹڈ کمیشن ہے، کورٹ کا مینڈیٹڈ کمیشن تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو سپریم کورٹ کی ایوولوشن ہوئی ہے وہ اب اتنی تگڑا انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، اور شکر الحمدللہ
اللہ کہ اتنا تگڑا انسٹیٹیوشن بن گیا ہے کہ چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر آپ حکومت خود ججز کو اس طرح سے نامینیٹ نہیں کر سکتی. گو ٹیکنیکلی لیگلی وہ اس کو کر سکتے ہیں نامینیٹ, لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے. لیکن فواد, ماضی میں ہماری تاریخ میں یہ بارہا ہوا کہ حکومتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی, یہ استدعا کی کہ ہمیں کو ایک کمیشن بنانا ہے, اس کمیشن کے لیے ہمیں 1 جج صاحبان یا 2 جج صاحبان یا 3 جج صاحبان چاہیے یا چیف جسٹس چاہیے, اور وہ کمیشن اس طرح سے بنا دیا گیا. اور اتنے بڑے سیاسی کرائسس میں پاکستان میں سپریم کورٹ کا پیچھے ہٹنا اور مطلب ایک اس طرح سے ایک تاثر جانا کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کے حل میں مدد دینے سے گریز کر رہی ہے, یہ چیز بھی شاید سپریم کورٹ کو کے تاثر میں, اس کے امپریشن میں کوئی بہت اچھا نہیں لگے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ آپ کا آرگومنٹ بھی صحیح ہے, لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک پیورلی پولیٹیکل فنکشن ہے. 2 پارٹیز انتخابات میں ریگنگ کا معاملہ چاہتی ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور الیکشن کمیشن کو کہیں اس کی تحقیقات کرے. سپریم کورٹ کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ایک انتظامی طور کے اوپر انویسٹیگیشن یا انکوائری ہی شروع کر دے, اور سپریم کورٹ کے جو جج اس میں نامینیٹ ہوں, بعد میں جس کے خلاف بات ہوگی وہ سڑکوں کے اوپر ہوگا, نون لیگ کے خلاف ہوگی تو وہ کہیں گے یہ ملا ہوا تھا, اور ادھر جائیں گے تو پی ٹی آئی والے کہیں گے ملا ہوا تھا. تو سپریم کورٹ کا تاثر اس وقت جو نیچے آنا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس وقت نیچے آئے تو سپریم کورٹ خود کو ہی ابھی علیحدہ کر لے اور اس معاملے میں نہ پڑے. اب یہ فیصلہ کرنا تو چیف جسٹس صاحب کا ایک پیورلی ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل فیصلہ ہوگا, یہ کوئی لیگل فیصلہ. اس میں چودھری شجاعت صاحب کا بھی ویو لے لیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ کے لیڈر جناب چودھری شجاعت صاحب, پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر, ہمارے ساتھ فون لائن کے اوپر ہیں. چودھری صاحب, آپ کا مجھے مطلب پیغام مل رہا تھا کہ آپ اس میں ایک امپورٹنٹ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کا کامنٹ ہے کیا؟ سر جو میں نے کہنا تھا نا, آپ دونوں حضرات نے وہی بات کر دی جو میں کرنا چاہتا تھا. تو یہ ایک سویلین گورنمنٹ اور 2 گورنمنٹوں کی 2 پارٹیاں جو ہیں یہ سویلین ماشاء اللہ آرڈیننس جو لانا چاہتی ہیں, یہ آرڈیننس جو ہے یہ نہایت ہی اس سے محاذ رائی کا جو سلسلہ ہے یہ شروع کرنے کی ان کی عادت ہے پرانی. اور یہ سپریم کورٹ کے ساتھ جس نے اپنا وقار بڑی مشکل سے بحال کیا ہے اور اب وہ بحال ہو چکا ہے, تو اس لیے سپریم کورٹ کو اس میں نہ جائیں گے. سیاسی معاملہ ہے. یہ جو بنے گا نا جوڈیشل کمیشن, یہ بھی ایک سیاسی جوڈیشل کمیشن ہوگا اور اس کو بھی سیاست میں لے جائیں گے. خدا رہا سپریم کورٹ کو رہنے دیں تاکہ کوئی تو یہاں پر ہو جو کسی چیز کو سنبھال سکے. زیادہ بڑا بھی نہیں ہے یہاں پر. نہیں تو چودھری صاحب پھر اس کا حل کیا ہوگا اگر آپ کمیشن کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے کمیشن کو نہ لایا جائے. پارلیمنٹ میں ان کی شریعت ہے, کیوں نہیں لے آتے پارلیمنٹ میں لے کے آئے اس کو. چلو پھر بھی سپریم کورٹ کو اعتراض نہیں ہوگا اگر پارلیمنٹ پاس کر دے. اچھا چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس ویلیوبل کامنٹ کا. چودھری شجاعت صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دونوں جماعتیں مل کے پاکستان تحریک انصاف اور PMLN مل کے ایک آرڈیننس جو لانا چاہ رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کی آزادی اور خود مختاری کے منافی ہوگا. بہت بہتر ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ بات کی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے, خورشید شاہ صاحب نے, پیپلز پارٹی نے, ANP نے, جو باقی MQM ہے, ان پارٹیز کی تو کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ جو آرڈیننس کے ذریعے لانا ہے یہ تو ناممکن ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں تو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اور بڑھ جائے گی, اور مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے پہلے تو وہ کہے گی جی ہم ان سب پارٹی سے مشورہ کر لیں, پھر اس کے بعد واپس آئیں گے. یعنی جو ڈیٹیلز ہیں, جو جہانگیر ترین صاحب دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیلز میں بڑا جا کے دیکھا ہے اور بڑا اس کو دیکھا ہے, لیکن بہرحال میری ریزرویشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے اس طرح کی تیاری کی ہے جس طرح کی ریکوائرڈ تھی. نہیں, باوجود اس کے کہ جہانگیر ترین پر اعتماد نظر آتے ہیں کہ ایک آرڈیننس کی بات ہو گئی ہے اور ایک ایسا آرڈیننس آ جائے گا اور PMLN پاکستان تحریک انصاف کا اتفاق ہو گیا ہے ایک ایسے آرڈیننس میں, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو پائی؟ کیونکہ موہد میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ یہ میخانہ ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے. یہ ماس اتنا ایسے تو نہیں ہے کہ 2 پارٹیز بالکل تحریک انصاف کو جس طرح سے میں نے کہا کہ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابری ہے. عمران خان کا قد بھی بہت بڑا ہے, ان کی سسٹم میں انکلوژن کے بغیر سسٹم چل بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود جو باقی جماعتیں ہیں, جو باقی پیپلز پارٹی ہے, جو MQM ہے, اس کے علاوہ ANP ہے, JUI ہے, اور تمام ہی دیگر پارٹی جو پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں, الٹیمیٹلی آپ نے ان کا بھی تو الائنس نہیں نہ کروانا اپنے خلاف. یہ تو پھر وہی مکمکا والی بات آ جائے گی جو عمران خان ان پہ الزام لگاتے تھے وہ ان کے اوپر الزام لگائیں گے. لہٰذا آپ کو وقت ہمارا ختم ہو گیا. فواد چودھری, وقت ہمارا ختم ہو گیا. وائنڈنگ اپ دا ڈسکشن, ناظرین, پاکستان تحریک انصاف فیصلہ آباد, کراچی اور لاہور کے کامیاب مظاہروں کے بعد, شو آف پاور کے بعد, ایک بار پھر
हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबर है। और जहांगीर तरीन साहब ने अब से चंद लम्हे पहले हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि मसला सिर्फ जो डेडलॉक है पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान, वो सिर्फ और सिर्फ रिगिंग की डेफिनेशन पे फंसा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि ये मसला कल जो है वो रिजॉल्व हो सकेगा। हम लोगों को ज़ाती तौर पर शक है। हमारा ख्याल है कि अभी बात खत्म होते होते बड़े मरहले आएंगे, अभी और बड़ी बहस बाकी है। बहुत शुक्रिया।